दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। हम लोग यहाँ पर संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हमने 3 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर आज हमको संधि की चौथी क्लास देखनी है जिसमें हम लोग व्यंजन संधि देख रहे हैं। व्यंजन संधि में भी हमने 2-3 नियम अपने देख लिए थे कल की क्लास में और आगे उसको हमको बढ़ाना है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके। टीईटी का भी बैच शुरू हो चुका है, एसआई का भी बैच शुरू हो चुका है। उन सभी में जिसको जिस बैच में ज्वाइन करना है अतिशीघ्र उसमें ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आप अपने प्रश्न यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉल करके भी आप अपनी जो है परेशानियों को, अपने प्रश्न को वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज किसी चीज़ को समझने में समस्या हुई हो तो आप टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें, वहाँ से भी प्रश्न कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास जिसमें हम लोग को व्यंजन संधि को ही आगे बढ़ाना है। हम लोग व्यंजन संधि के 2 नियमों को देख चुके थे। हम लोग देख रहे थे व्यंजन संधि। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आपको क्लासेस सारी की सारी लाइन से उपलब्ध हो जाएंगी। क्रमवार ढंग से आपको सारी क्लासेस वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है। आप घर पे रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग अपना तीसरा नियम देखते हैं। व्यंजन संधि का कौन सा तीसरा नियम हो सकता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ लिखते हुए चलिएगा हमारे। और यहाँ पर देखिए होता क्या है ना, यदि ता आ जाए, पहला वर्ण जो है ना वो ता हो और दूसरा वर्ण, एक मिनट, पहला वर्ण ता हो या क्या हो, ता हो या दा हो। नियम को लिखते हुए चलिएगा साथ में। व्यंजन संधि का यह तीसरा नियम है, ता हो या दा हो। और ता या दा के बाद क्या हो, ऐसे लिखते हैं, ता या दा के बाद, ता या दा के बाद यदि चा हो या छा हो, बाद यदि चा या छा हो तो क्या हो जाएगा, त या दा की जगह पर, एक बार पहले लिख लेते हैं, त या दा के स्थान पर, ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा, ऐसे लिखिए क्रमशः चा या छा हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, ता या दा के बाद ये चा या छा हो तो ता या दा की जगह पे चा हो जाएगा, छा नहीं होगा, ठीक है ना। चा हो जाएगा। बात आपको समझ में आई। देखिए यदि पहला वर्ण ता हो या दा हो और इस पहले वर्ण से जुड़ने वाला जो दूसरा वर्ण है वो चा हो या छा हो, तो क्या होगा, जो यह पहला वर्ण ता या दा के रूप में है यह बदलकर चा में परिवर्तित हो जाएगा। बात आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, देखिए एक मैं यहां पर लिखता हूं, मान लिया सत धन चित, मैंने यह लिखा और यहां पर आपने नियम क्या देखा, नियम में अगर पहला वर्ण क्या है, ता है। चलिए इसका रंग बदल देता हूं मैं। नियम में आपने क्या देखा, नियम में आपने देखा कि पहला वर्ण ता हो या दा हो, तो यहां पर आपको पहला वर्ण क्या मिल गया, नियम के अनुसार ता या दा मिल गया। और दूसरा वर्ण चा या छा हो तो आपको दूसरा नियम वर्ण भी आपको मिल गया, चा मिल गया। तो क्या होता है, तो पहला वर्ण चा में परिवर्तित हो जाता है, तो ता या दा जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका संधि जो है, इसका संधि कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका संधि, सत। अब ये दो ता है यहां पर, यह चा की वजह से किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। यह चा में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सच्चित। बात समझ आई।
सच्चित यानी कि सच्चित, जिसका चित्त सत्य हो, अच्छा हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आपने समझा, यहां पे ता अगर है या दा है और यहां पर चा या छा है तो यह भी चा में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आई ना आपको, क्या होगा, यह भी क्या हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण आप यहां पर देख लीजिए, हमने ता का उदाहरण देख लिया, अब जा का उदाहरण हम दा का उदाहरण देख लेते हैं। अरे चलिए एक और उदाहरण हम देख ले पहले इससे, कि मैंने लिखा उत्धनचारण, उत्धनचारण मैंने लिखा। अब यहां पर आप देख रहे हैं ना, यहां पे ता है, ता या दा में से एक है ना, ता या दा में से एक होगा। यहां पर क्या है, ता है, और यहां पर चा या छा में से एक होना चाहिए, तो यहां पर क्या है, चा है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह चा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना, चा में। यहां पे आधा ता है तो यह आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका संधि करिए, इसका संधि करने पर क्या हो जाएगा, ये आधा चा में परिवर्तित हो गया। अब ये चारण ऐसे आप लिख देंगे, अब यह क्या हो जाएगा, उच्चारण हो गया, ठीक है ना, यह क्या हो गया, उच्चारण। अब यहां पर तो संधि विग्रह आपको दिया था, उससे आपने संधि करना सीख लिया। अगर संधि विग्रह पूछा जाए आपसे कि इसका संधि विग्रह बताइए तो कैसे करेंगे, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए एक मैं उदाहरण यहां पर लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा सच्चरित्र, ठीक है ना, मैंने लिखा सच्चरित्र। अब देखिए यहां पर क्या है, आपने क्या पढ़ा अभी पीछे, यहां पर ता या दा के बाद यदि चा या छा आए तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है, चा हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। यह आपने पढ़ लिया, आपको यह नियम पता चल गया। अब यहां पर देखिए, अब यहां देखिए, यहां पर चा है ना, यहां पर चा है और उसके पहले चा आ रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो आपको एक नियम याद आएगा कि यहां पर चा हो या छा हो, उसके पहले अगर चा आ जाए तो इसका मतलब यह चा क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, ता या दा रहा होगा ना, ता रहा होगा या तो दा रहा होगा, अरे ता या दा रहा होगा ना उसके पहले, तभी ना वो चा में परिवर्तित हो गया है। बात समझ में ना आपको, तो यहां पर चा रहा होगा, अगर ता या दा रहा होगा तो दोनों में से क्या रहा होगा, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक बार लिखते हैं, सत लिख कर देखते हैं, चरित्र, ठीक है ना। अब यहां पर सच्चरित्र, देखिए यहां पर सही अर्थ इसका यहां पर बन गया, सद लिख कर भेजते तो उतना सार्थक इसका अर्थ नहीं बनता, सच्चरित्र, ठीक है ना, सच्चरित्र यहां पे सही हो रहा है, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही है क्या मैं कह रहा हूं। अब यहां पर इसी तरह से इसका संधि विच्छेद भी हम करना सीख रहे हैं। जैसे मैं एक और लिखता हूं, मैंने एक उदाहरण लिखा, चलिए मैंने लिखा महछत्र, मैंने लिखा अब इसका संधि विग्रह आप कर दीजिए। देखिए यहां पर चा या छा आना चाहिए, यहां पर क्या हो, चा या छा हो, और यहां पर अगर चा है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, यहां पर ता या दा रहा होगा। तो आप ऐसे करके देख लीजिए, आप क्या करेंगे, इसको महद करके देख लीजिए एक बार, महद, और यहां पर क्या कर देंगे आप, छत्र। महद कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यहां पर क्या करके देखिए, महद करके देखिए। अब यहां पर इसका अर्थ निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, यह महद छत्र। बात आपको आई समझ में, मैं क्या कह रहा हूं। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद हम कर लेंगे। तीसरा नियम हमारा यही कहता है कि ता या दा के बाद यदि चा या छा हो तो ता या दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर यह हो गया। चलिए एक दो और उदाहरण से इसको हम देख लेते हैं, वहां पर और अच्छे से यह क्लियर हो जाएगा और अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। चलिए इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, मैं लिखता हूं, चलिए यहां पर लिखा मैंने शरत, मैं संधि लिखता हूं और उसका संधि विग्रह करके बताते हैं, ठीक है ना। चलिए संधि विग्रह लिखता हूं, संधि लिखता हूं, एक मिनट, शरत चंद, ठीक है ना, मैंने लिखा शरत चंद, ठीक है ना। अब इसका संधि विग्रह करके एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर संधि विग्रह कैसे करेंगे, यहां पर चा है,
आपको पता है चा या छा में से अगर कुछ है और यहाँ पर चा दिख गया, इसका मतलब यहाँ पे ता या दा रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे चा दिख गया तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर चा या छा में से कोई है, यहाँ पर क्या है चा हो या छा हो और उसके पहले आपको चा दिख जाए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर चा दिख गया आपको तो आप क्या गेस करेंगे, यहाँ पर चा छा है और यहाँ पर अगर चा है संधि में तो इसका मतलब यह ता रहा होगा या तो दा रहा होगा, तभी ना यह चा में परिवर्तित हो गया इस चा या छा की वजह से। बात समझ में ना। तो यह कैसे रहेगा अब करके देखते हैं, शरद करके एक बार देख लीजिए, शरद धन चंद्र, ठीक है ना। अब शरद धन चंद्र करके आपने देख लिया। अब यहां पर देखिए शरद धन चंद्र, एक बार समझिए कि यहां पर क्या शरद का कोई विशेष अर्थ चंद्र के साथ निकल रहा है, नहीं, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इस वजह से हम शरद के जगह पर शरद करके देख लें एक बार, शरद धन चंद्र, ठीक है ना। अब जो है इसका एक सार्थक अर्थ भी निकल रहा है, ठीक है ना, शरद चंद्र, ठीक है ना। तो यह जो है आपको समझ में आ गया किस तरह से हमको संधि विच्छेद करना है इसका, ठीक है ना। एक दो उदाहरण से और इसको देख लें क्या हम, चलिए एक और उदाहरण इसका लिखते हैं। मैंने लिखा बृहत धन छत्र, चलिए मैंने यहां संधि विग्रह कर दिया और इसका संधि आपको बताना है क्या होगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे चा हो या छा हो, चा या छा हो तो यह भी क्या परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा, ता या दा, ठीक है ना, चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो करके देखिए इसका, तो क्या हो जाएगा, बृहत छत्र। बात समझ में आई आपको, बृहत छत्र हो जाएगा। इसका सही संधि क्या हो जाएगा, बृहत छत्र हो जाएगा। अब यह हमारा तीसरा नियम यही कहता है, ठीक है ना। आपको तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं चौथा नियम क्या है व्यंजन संधि का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। सारे के सारे नियम जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ व्यंजन संधि के, वो सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सबको अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा नियम हमारा क्या कहता है, ठीक इसी तरह से है, लगभग थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। अभी पीछे आपने क्या देखा, वहाँ पर देखा कि अगर ता है या दा है और इसके बाद चा आ जाए या छा आ जाए तो यह दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे, चा में परिवर्तित हो जाएंगे ना। लेकिन अब क्या होगा, यदि ता या दा के बाद यदि हमारा जा या झा आ जाए, यह दोनों आ जाएं, तब क्या होगा, तब यह होगा यहां पर किसमें, चा में परिवर्तित हो गया, अब यहां पर यह जा में परिवर्तित हो जाएगा। यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा, और कुछ नहीं करना यहां पर, ठीक है ना। बात समझ में, चा या छा हो तो यहां चा में, और जा या झा हो तो किसमें, जा में। बात समझ में क्या इसका अर्थ हुआ, यहां पर ता या था होगा, ता या दा जो है चा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि चा या छा होगा बाद में, ता या दा के बाद जा या झा होगा तो यह जा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके नियम को पहले लिख लेते हैं, फिर इसका उदाहरण से हम सब समझने का प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। चलिए नियम लिख लेते हैं सबसे पहले। यदि त या दा के बाद, यदि त या दा के बाद जा या झा, एक मिनट, जा या झा हो, झा हो तो त या दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब जो है इसको हम लोग उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। मैंने लिखा सज्जन, एक शब्द लिखा मैंने सज्जन। अब सज्जन में आप देख रहे हैं ना, यहां पर क्या है, जा है, और यहां पर यह जा में परिवर्तित हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा, ता रहा होगा या तो दा रहा होगा, ठीक है ना। तभी ना यहां जा होने पर यह जा में परिवर्तित हो गया, तो इसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा, सत धन जन। बात आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं, बहुत आसान है, यह तो समझ में आ गया होगा। पीछे भी तो हमने यही समझा, थोड़ा सा तो अंतर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका जो है सही उत्तर क्या, हमारा सही संधि विग्रह क्या हो जाएगा,
हो जाएगा सत धन जन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं इसका जो है, चलिए मैं संधि विग्रह लिख देता हूं और संधि करके उसको देखते हैं ना। जैसे मैं लिखा विपद धन जाल, ठीक है ना, मैंने लिखा विपद धन जाल। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर दा है और ता या दा में से कोई एक होना चाहिए। तो यहां पे दा है और यहां पे अगर जा है तो क्या हो जाएगा, यह भी जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका संधि कर दीजिए, तो ये वा है, ठीक है ना, विपद। अब ये क्या हो जाएगा, विपद जाल। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? बहुत आसान है, यह आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चौथा नियम भी हमारा हो गया। अब हमको देखना है हमारा पांचवा नियम क्या कहता है संधि का, ठीक है। पांचवा हमने क्या देखा, चा के लिए देख लिया, जा के छा के लिए देख लिया। एक मिनट, हमने चा के लिए देख लिया, छा के लिए देख लिया, जा के लिए भी देख लिया और झा के लिए भी देख लिया। और इन चारों में क्या देखा हमने, यदि पहला वर्ण ता होगा या दा होगा और इन दोनों में से कोई होगा तो यह चा में परिवर्तित हो जाएगा और इन दोनों में से कोई होगा तो यह जा में परिवर्तित हो जाएगा। हमने यह देख लिया। अब हमको चा छा जा झा के लिए हमने देख लिया। अब हम टा ठा के लिए, टा ठा और डा ढा के लिए देखेंगे, ठीक है ना। अब इन चारों के लिए हम एक एक करके देख लेंगे और यहां पर अगर ता हो या दा हो, ठीक है ना, अगर यहां पर यह दोनों हैं तो यह किस में परिवर्तित होंगे उसको हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि यदि ता या था के बाद टा या ठा हो तो क्या होगा। चलिए नियम को लिख लेते हैं सबसे पहले। यदि ता या दा के बाद टा हो या ठा हो, तो टा हो या ठा हो तो क्या होगा, यहां पर यह टा में, तो ता ठीक उसी तरह ता या दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, टा में परिवर्तित हो जाएगा। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर ठीक इसी तरह से करना है जैसा हमने पीछे भी देखा। जैसे मैं एक उदाहरण भी लिख दूं इसका, बहुत आसान है, इसमें कितना ही समय देना है हमको, ठीक है ना। तो ता या दा के बाद ये टा ठा हो तो यह टा में परिवर्तित हो जाएगा, कौन, ता या दा। मैं लिखता हूं, मान लिया एक उदाहरण लिखा मैंने और यहां पर लिखते हैं सत धन टीका। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ता या दा है, ता हो या दा हो और यहां पे टा हो या ठा हो तो यह ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, टा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको टा में परिवर्तित कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सत टीका। बात आपको समझ में आई? बहुत आसान है, यह आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं अगला जो हमारा नियम होगा। टा ठा के लिए तो हमने देख लिया, अब डा ढा के लिए देख लेते हैं। छठवें नंबर पे क्या होगा हमारा, डा ढा। यदि ता या दा के बाद क्या हो, डा हो या ढा हो, एक मिनट भाई, डा हो या ढा हो, ठीक है ना, डा या हो तो क्या होगा, यहां पर डा में परिवर्तित हो जाएगा, कौन, ता या दा। तो ता या दा डा में परिवर्तित हो जाएगा। बात आपको समझ में आई?
यहां पर क्या होगा, ये ता या दा के बाद डा हो या ढा हो तो क्या होगा, ता या दा डा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, ता या दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, डा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देख लें तो एक उदाहरण इसका हम लिख लें तो क्या हो जाएगा, चलिए इसे लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा उत्धनडयन, मैंने लिखा उत्धनडयन। अब यहाँ पे ता है ना, और यहाँ पे डा या ढा में से कुछ है, और यहाँ ता या दा में से कुछ है, तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, डा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उड्डयन। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है, आपको यह समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, अब अगला आप समझ लेते हैं। 7वें नंबर पर हमको क्या देखना है, यदि अभी हमने टा ठा डा ढा के बारे में देख लिया, चा छा जा झा के बारे में भी देख लिया, अब ला के बारे में देख लेते हैं। यदि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद ला हो, बहुत आसान आसान नियम है, मैं लिखवा देता हूं, आप समझते हुए चलिए। ला है तो ता या दा ला में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। चलिए उसका उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत आसान है, इसलिए इन सबको जल्दी जल्दी देखते हुए हम चलें। बहुत कठिन नहीं है, जहाँ पर भी थोड़ी कठिनाई होगी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ला में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण लिखूँ, उत धन लास, मैंने लिखा उत धन लास। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ता या दा में से कुछ है और यहाँ पे ला है, तो यह ता किस में परिवर्तित हो गया, अब ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला में परिवर्तित हो जाएगा। अगर यहाँ चा छा में से कुछ होता तो यह चा में परिवर्तित हो जाएगा, टा या ठा में से होता कुछ तो यह टा में परिवर्तित हो जाएगा, जा या झा में से यहाँ कुछ होता तो यह किस में परिवर्तित हो जाता, जा में परिवर्तित हो जाता। उसी तरह से ला है यहाँ पर तो यह ला में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, पिछले नियम हमने सभी यहाँ दोहरा भी लिए। ठीक है ना, ला में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्लास। ठीक है ना, उल्लास। ठीक, इसका रिवर्स अगर करने का प्रयास करें, आपसे पूछ लिया जाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विग्रह क्या होगा सही, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ला है, यहाँ पर ला है ना, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ला आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ता रहा होगा, ता रहा होगा या तो दा रहा होगा। आप एक बार इसको ऐसे संधि विच्छेद करके देख लीजिए, उद के साथ कर लीजिए एक बार और लास कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या इसका सही उत्तर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, सही अर्थ निकल रहा है, नहीं। फिर इसको उत करके देख लीजिए एक बार, उत करते ही इसका सही अर्थ निकल आया। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा यह बात। अब जो है इसका एक दो उदाहरण और देख लें क्या, चलिए एक उदाहरण से इसको और समझने का प्रयास करते हैं हम। यहां पर एक उदाहरण इसका, एक मिनट मिटा दूं मैं। अब इसका एक उदाहरण और अगर देखें तो क्या, जैसे मैं लिखता हूं उल्लेख। ठीक है ना, अब उल्लेख में आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर ला है और यहाँ पे भी आधा ला है, इसका मतलब यह तो ता रहा होगा या तो दा रहा होगा। तो यहाँ पर ता के साथ लिखेंगे तो सार्थक अर्थ निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, उत्लेख। ठीक है ना, समझ आया ना आपको बात। तो इसका सही जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब इसको भी हमने समझ लिया। अब अगला नियम क्या कहता है, इसको हम समझ लें कि अगला नियम हमारा क्या है व्यंजन संधि का। अब देखिए यहां पर यदि ता या दा के बाद शाह हो, यहां पर आपका तालव्य शाह हो, यदि ता या दा के बाद तालव्य शाह हो तो क्या होगा, ता या दा के जगह पर क्या हो जाएगा, तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता या दा के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर चा हो जाएगा और जो आपका तालव्य शाह है
और शा के स्थान पर सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्षा हो जाएगा, ठीक है ना, छा हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको उदाहरण से हम समझ लेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। इसको एक बार हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरणों से इसको समझ लेते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण मैं लिखता हूं यहां पर, मान लिया इसका संधि विग्रह लिखता हूं, आपको संधि बतानी है इसमें संधि क्या है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा सत धन शास्त्र, मैंने लिखा सत धन शास्त्र। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पे ता है ना, और ता या दा में से कुछ होना चाहिए, ता या दा में से कुछ होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, ता है, और यहां पे क्या है आपका, तालव्यशा है, यहां पे तालव्यशा है, और यहां पर क्या है आपका ता है। तो यह ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में, और तालव्यशा आपका छा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार बदल के इसको देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा सही शब्द, संधि इसकी क्या हो जाएगी, सच्छात्र, क्या हो जाएगा यह हमारा छात्र, सच्छास्त्र, ठीक है ना, क्या हो गया, सच्छास्त्र हो गया, ठीक है ना। यह इसका संधि हो जाएगा, सही संधि। आठवां जो नियम है बहुत आसान है, आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो उदाहरणों से इसको और देख लेते हैं, जो भी कसर रह गई होगी समझने में, ना समझ में आया होगा, वह आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक उदाहरण मैं और लिखता हूं यहां पर। चलिए यहां पर मैं शब्द लिखता हूं, उसका संधि विग्रह आपको करना हो तो कैसे होगा। मैंने लिखा तच्छुत्वा, मैंने लिखा तच्छुत्वा, तच्छुत्व नहीं, तच्छ्रुत्व लिख दें यहाँ पे, क्षा में रा है, ठीक है, छा में क्या है, रा है यहाँ पर, ठीक है, तच्छ्रुत्व लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चा है ना, इसका मतलब क्या रहा होगा, ता रहा होगा या तो दा रहा होगा, और यहाँ पर छा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे शा रहा होगा, और यहाँ पे रा है तो शा में अब रा भी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, तत् धन श्रुत्व, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तत् धन श्रुत्व हो जाएगा यह, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा यहां पर किस तरह से हमारा आठवां नियम क्या कहता है। चलिए एक दो नियम और जो महत्वपूर्ण है उनको व्यंजन संधि में हम समझ लेते हैं, उसके बाद से हम विसर्ग संधि देखेंगे, ठीक है ना। अब जो एक और नियम है हमारा, नौवां जो नियम है ना, उसको देख लेते हैं एक बार हम। यहां पर क्या है, फिर से क्या लिखते हैं हम यहां पर, यदि ता या दा के बाद हा हो तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ता या दा के जगह पर हो, तो ता या दा के स्थान पर, ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता या दा के स्थान पर दा हो जाएगा, दा हो जाता है, और हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, और हा के स्थान पर, हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा, द में ध, यानी कि ध पूरा है और द आधा है, ठीक है ना, यह हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे नियम हैं जिनको समझना है, बस आपको मैं उदाहरणों से इसको समझाते हुए चल रहा हूं, बहुत डीप में इसमें नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही इसको समझते हुए चले जहां से परीक्षा में आपके प्रश्न यहां पर आते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। अब इसका कुछ उदाहरण हम देख लें तो और अच्छे से आपको यह क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा एक मिनट, मैंने यहां पर लिखा उद्धरण, मैंने लिखा उद्धरण। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए, यहां पर आपने क्या पढ़ा, ता या दा के बाद यदि हा हो तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा, और हा किस में परिवर्तित हो जाएगा, धा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर क्या,
क्या रहा होगा यहाँ पर, दा रहा, उत्ता रहा होगा ना, सार्थक अर्थ ता के साथ निकलेगा, तो क्या हो जाएगा उत। मैं बहुत डिटेल में जाके अब नहीं समझा रहा हूँ, मैंने आपको पीछे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे नियम हैं, उन नियमों को बस हम समझते हुए चलें, ठीक है ना। आपको सब आसानी से, भरपूर एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, उत धन क्या हो जाएगा आपका, हरण। तभी ना यहाँ पर ता या दा में से यह क्या हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा हमारा, यह आधा दा में और यह धा में परिवर्तित, उद्धरण तभी ना हो जाएगा, उद्धरण, ठीक है ना, यह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो है एक इसका उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण इसका हम देख लेते हैं, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसका एक और उदाहरण लिखा, मैंने लिखा संधि विग्रह लिखता हूं और आपको इसका संधि करना है। मैंने लिखा पद हति, मैंने लिखा पद हति, ठीक है ना। तो यहां पर दा है ना, अब यहां पे ता या दा हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह ता या दा में परिवर्तित हो जाएगा, और यह किस में, धा में, तो यह किस में हो जाएगा, धा में। तो क्या हो जाएगा, यह पद्धति, पद्धति हो जाएगा, ठीक है ना। यह दा आधा है और यह धा पूरा है, मैंने आपको वर्ण विचार में ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, ठीक है ना। वह सारी चीजें मैं फिर से रिपीट करने वाला नहीं हूं यहां पर, ठीक है ना। उसकी क्लासेस आप जाकर वहां पर देख लीजिए, वहां पर चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, पद्धति हो जाएगा। अब एक और उदाहरण इसका अगर हम लें तो वहां पर समझ लेते हैं। मैंने लिखा उत्धन हार, मैंने लिखा उत्धन हार, अब ये क्या हो जाएगा, उद्धार, यह क्या रहा होगा, उद्धार, ठीक है ना। यह इसका संधि हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यह हमारा 9वां नियम हो गया, जो बहुत आसान था और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब अगला जो नियम हमारा है वह क्या है, व्यंजन संधि का 10वां नियम होने वाला है यह, और इसमें हमको क्या समझना है कि छ के बाद कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर क्या हो जाता है, यहां पर छ हो जाता है। बात आपको समझ में आई। छ के बाद क्या हो, यदि कोई भी स्वर आ जाए, 11 स्वर में से कोई स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, छ के जगह पे अध च और छा लिखा जाएगा। बात आपको समझ में आई। चलिए, बात समझ में आ गई है, लेकिन इसका उदाहरण भी तो लेना बहुत जरूरी है। चलिए, मैंने लिखा इसका उदाहरण यहां पर आपको कि आच्छादन, मैंने लिखा यहां पर क्या आ गया, पहले छा के पहले क्या आ गया, स्वर आ गया। छा के पहले यदि स्वर आ गया तो यह छा किस में परिवर्तित हो जाएगा, छा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह आच्छादन। यहां पर यह परिवर्तन हुआ और यह क्या हो जाएगा, आच्छादन, ठीक है ना। अब इसका एक और उदाहरण अगर हम देख लें तो यहां पर क्या मैंने लिखा परिच्छेद मैंने लिखा परिच्छेद, ठीक है ना। अब परिच्छेद में क्या हो रहा है, यहां पर रा में बड़ी छोटी की मात्रा आ रही ना, यहां पे छोटी की मात्रा है, इसका मतलब स्वर है यहां पर, ठीक है ना, और यहां पर चा है, तो यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर परी, और क्या रहा होगा, छेद, ठीक है ना। बात आपको समझ आई। तभी ना यह जो छा है यहां पर स्वर होने की वजह से यहां पे आधा चा और छा जुड़ गया। यह बहुत आसान था, यह भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसका एक और हमको नियम देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण है, और यहां से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, काफी प्रश्न यहां से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो यहां पर कसर रह जा रहा होगा आपको समझने में ना, इसका प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, ठीक है ना। इसके प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्नों की संभावना रहती है उन सभी प्रश्नों को वहां पर समझ लेंगे हम, और अच्छे से देख लेंगे कैसे कैसे प्रश्न वहां आएंगे। सारे नियमों को तो आप पढ़ ही रहे हैं, पहले से सारे नियमों को पढ़ रहे हैं, उसके उदाहरणों को देख रहे हैं, तो प्रश्न आएंगे
तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। इसी संधि के क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको प्रश्न इसका जो है एक सेट कराऊंगा, जिसमें 25-30 प्रश्न होंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सब आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नियम होगा अगला, हमने 10 नियम यहाँ पर देख लिए, ठीक है। अब ये हमारा 11वां लॉ है, 11वां नियम है व्यंजन संधि में, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, देखिए, यदि माँ के बाद, माँ के बाद क्या क्या है, माँ के बाद यदि माँ के बाद य र ल, माँ के बाद यदि य र ल व, य र ल व, और आपका शा, शा और सा, और साथ में कौन, ह भी लिख लीजिए, ठीक है ना। इतने में से यदि कोई भी वर्ण आपका आ जाए, इतने में से, हा में से कोई वर्ण आ जाए, तो क्या होगा, तो मां किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में। तो मां अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। बात आपको आई समझ में। चलिए इसका एक उदाहरण हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा समधनहार, समधनहार मैंने लिखा। अब यहां पर आपने नियम के हिसाब से क्या देखा, या र ल व शा 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 या हा में से कोई आए तो यह मां किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत आसान नियम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से तो प्रश्न आ ही सकते हैं आपके, ठीक है ना। निश्चित तौर पे इसको महत्वपूर्ण लगा के चलिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट लिखकर चलिएगा, यहां से तो प्रश्न हो सकते हैं और ऐसे प्रश्न ही आपके टीईटी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हा है और यहाँ पे माँ है, तो क्या हो जाएगा, या संहार। अब देखिए यहाँ पे माँ किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, संहार हो गया। बात आपको आई समझ में। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर समधन योग, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर या है और यहाँ पर माँ है, तो यह माँ अनुस्वार में परिवर्तित हुआ तो संयोग, यह क्या हो गया, संयोग हो गया, और आपको यह बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब एक और इसका अंतिम नियम बचता है जो काफी महत्वपूर्ण है, उसको देख लें और फिर व्यंजन संधि हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक और यहां पर देख लेते हैं, 12वां हमारा जो नियम है वह क्या कहता है। अच्छा एक चीज और यहां पर आप देखते हुए चलिए, ठीक है ना। आपने क्या देखा, चलिए यहीं पर इसको कर लेते हैं, अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको। तो यहां पर देखिए, यदि माँ के बाद क्या हो, या रा ला व शा सा शा और हा हो, तो क्या हो जाता है, या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। और यहां पर कोई वर्ग भी हो, हा, और ऐसे लिख लीजिए यहां पर, इसके बाद यहां पर इसके आगे सा में से कोई हो, कोई वर्ण आ जाए, यहां पर ऐसे नीचे करके लिख लीजिए, इसके आगे या किसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, तो आपको एक नियम लिखने से आपको छुट्टी मिल जाएगा और यहां आसानी समझ, कोई वर्ण आ जाए तो मां अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका भी एक उदाहरण हम ले लें, तो यहां पर जैसे मैंने लिखा समधन कल्प, ठीक है ना, समधन कल्प, अब क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, संकल्प, ठीक है ना। यह किस में परिवर्तित हो गया, मां आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो गया ना, तो वर्ण आ जाए तो मां अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एक नियम हमने यहीं पर समझ लिया, इसको अलग से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो संकल्प हो गया, तो ऐसे उदाहरण से हमने इसको समझ भी लिया। अब 12वां जो नियम हमारा है उसको समझ लेते हैं। यदि क्या हो, किसी, यदि ऐसे लिखिए, यदि तालव्य शा के बाद कोई भी स्वर हो, लेकिन छोटा अ या बड़ा आ को छोड़कर, आ को छोड़कर कोई स्वर हो
कोई स्वर हो तो क्या होगा, आपका यह जो तालव्य श है ना, श, तो श किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, श में परिवर्तित हो जाएगा। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? इसका उदाहरण देख लें, वहां पर आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखता हूं निधन सिद्ध। अब देखिए यहां पर निधन सिद्ध मैंने लिखा, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, तो यहां पर कौन सा स्वर आया, ई आया, ठीक है ना। अब इसके बाद सा है, तो यह सा किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह सा आपका मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यह निषिद्ध, ठीक है ना। बात आपको समझ में आई, बहुत आसान है। और यह अंतिम नियम है हमारा। इसका एक और उदाहरण हम देख लें, तो मैंने लिखा अगर युधि धन स्थिर, मैंने लिखा युधि धन स्थिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो है युधिष्ठिर या युधिष्ठिर, ठीक है ना, इसको युधिष्ठिर लिखा जाता है या युधिष्ठिर भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो है शा में परिवर्तित हो जाएगा, जो आपका तालव्य शा है वह मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं, एक और सिंपल सा साधारण सा शब्द लिख लीजिए, मैंने लिखा विधन सम। अब यहां पर भी देखिए आपका वा के साथ क्या है, स्वर है ना, और कौन सा स्वर है, आ या आ को छोड़कर यहां पर छोटी ही है, तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बहुत आसान है, अब यह भी आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे कुछ नियम थे व्यंजन संधि को लेकर जो हमने यहां पर समझ लिए। अब हमारा बचेगा अंतिम जो हमारा संधि है वह विसर्ग संधि है, उसको हम कल की क्लास में समझ लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। कल की क्लास में व्यंजन संधि खत्म कर लेंगे, कल एक क्लास में उसको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। कुछ बचा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो जल्दी जल्दी उसको भी हम समझ लेंगे। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो भी प्रश्न आपका होगा वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न आपका होता है टेलीग्राम पे पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आप क्लासेस के लिए एनरोल कर लें, जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।